नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे आ चुके हैं। और चैप्टर नंबर 3 यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम लोग आ चुके हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर, इसीलिए हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 1 देख रहे हैं, यानी 3.1 देख रहे हैं आप। इससे पहले के जो वीडियोस हैं जिसमें इकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, फिर फूड चेन, फूड वेब, जो हमारा फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम है, वो सब मैंने डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। तो अगर आप वो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसको देखने के लिए उसका जो लिंक हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिंड कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो जब मैंने इकोसिस्टम का टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन बताया था, तब बताया था एक दो टाइप्स मेनली होते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल होते हैं और दूसरा एक्वाटिक होता है। तो एक्वाटिक वाला नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, यानी लैंड इकोसिस्टम। ठीक है, आसान भाषा में जो जमीन पर हो रहा है। ठीक है, उसको उसको हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है the interrelation between an organism and the environment on the land constitute the terrestrial ecology। ठीक है, तो जो भी लैंड पे हो रहा है, और इसमें भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग फॉरेस्ट से रिलेटेड पढ़ते हैं, फिर ग्रासलैंड से रिलेटेड पढ़ते हैं, डिजर्ट से रिलेटेड पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ठीक है, लेकिन जैसे पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गया, ओशंस हो गया, सी हो गया, ये सब जो है हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें फोकस हमारा टेरेस्ट्रियल यानी लैंड इकोलॉजी पे होगा मेनली। एंड ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ वैलीज, माउंटेन एंड स्लोप, सर्टेन डिफरेंसेस ऑकर। और ये जो अलग अलग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जैसे मैंने बताया फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट में भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, एंड ये जो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये कैसे होता है, तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे ट्रोपोग्राफिकल फीचर्स पे। ठीक है, वैलीज है, माउंटेन्स है, स्लोप्स है, किस तरह से है, एंड साथ ही साथ में जो ऑल्टीट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशंस है, उसके कारण बहुत ज्यादा हमारा क्लाइमेटिक पैटर्न जो है वो चेंज होता है। और क्लाइमेटिक पैटर्न चेंज होगा तो ऑब्वियसली जो इकोलॉजी है वो भी चेंज होगा, यानी जो भी एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट होगा उस इकोसिस्टम में, वो भी चेंज होगा। ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशन। तो ये जो चैप्टर है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ऐसा चैप्टर है, मतलब सब्जेक्ट है जिसमें ज्योग्राफी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अगर बेसिक आपका ज्योग्राफी क्लियर होगा, जिसमें हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स, बहुत सारे टोपोग्राफिकल फीचर्स, ये सब अगर आपको पता है, बेसिक्स क्लियर है, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी जो है बहुत इजी है। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशंस हम लोग आने वाले टाइम में डील करेंगे। ठीक है, एंड ड्यू टू द वेरिएट climate, the plants and the animal life existing in different terrestrial areas vary with reach, result in differentiation of the ecosystem as a segment within the large biosphere। जैसे मैंने बताया, क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑब्वियसली जो फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट है इकोसिस्टम में वो चेंज होगा। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिमिटिंग फैक्टर है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वो हमारा है मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। ठीक है, मॉइस्चर, और मॉइस्चर जो है बेसिकली वो प्रेसिपिटेशन से इसका लेना देना है। ठीक है, तो बेसिकली प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर ही होता है जो इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है। तो ये जो है एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि लिमिटिंग फैक्टर फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, तो मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। ठीक है, अगर अगर आप मॉइस्चर की जगह प्रेसिपिटेशन भी लिख रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा गलती नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर सटीक होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में, वो है पहला हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमारा तुंद्रा है। ठीक है, अब तुंद्रा का मतलब क्या होता है, तो तुंद्रा का मीनिंग है बैरन लैंड। ठीक है, खाली पड़ा हुआ, ऐसा ही लैंड है। सिंस दे आर फाउंड वेयर एनवायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी वेरी सीवियर। एनवायरमेंटल कंडीशन सीवियर मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए इतनी ज्यादा ठंड होती है कि वहां पर कोई वेजिटेशन मिलता ही नहीं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वहां पर वेजिटेशन ना की मात्रा होता है, क्योंकि इतनी ठंड होती है कि वहां पर हमेशा जो होता है बर्फ जमा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं उस कंडीशन को पर्माफ्रॉस्ट रीजन, है ना, जहां पर हमेशा ही आपको बर्फ मिलेगा ही, 12 महीना आपको मिलेगा ही। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ तुंद्रा ऑल्सो, वन इज आर्कटिक एंड सेकंड इज एल्पाइन। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ है, ठीक है, तो ये तो ऑब्लेट स्फीरॉइड
शेप है बेसिकली अर्थ का, ठीक है। तो ये वाला जो सर्कल होता है आर्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल वाले रीजन में और साउथ पोल के हमारा अंटार्कटिक वाले रीजन में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हमें तुंद्रा वाला रीजन मिलता है तो आर्टिक सर्कल वाले रीजन में मिलता है, और उसी के आसपास जो है अल्पाइन रीजन्स पे मिलता है। बस डिफरेंस ये है आर्टिक एंड अल्पाइन में, आर्टिक जो है हम लोग लैटिट्यूडनल वेरिएशंस के कारण देखते हैं, एंड अल्पाइन जो है हम लोग ऑल्टीट्यूडनल यानी हाइट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो आर्टिक टुंड्रा जो है वो कंटिन्यूअस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप रीजन, जो एकदम नॉर्थ पोल जो है उसके जस्ट नीचे है, and above the tree line in the northern hemisphere it occupies the northern fringes of Canada, Alaska, European, Russia, Siberia and island groups of Arctic Ocean, जो नॉर्वे फिनलैंड वाला रीजन है वहां वाले रीजन में। तो ये पूरा एक सिंगल सा ऐसा लाइन बनता जाता है, ठीक है। कनाडा से होते हुए जो यूरोपियन वाला रीजन है, फिर रशिया, साइबेरिया वाला फार ईस्ट रीजन है, वो सब आ जाता है हमारा आर्टिक टुंड्रा वाला रीजन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट कौन सा कहाँ पर है, कौन सा इकोसिस्टम कहाँ है। एंड द सिमिलरली साउथ पोल टुंड्रा इज वेरी स्मॉल। क्यों? साउथ पोल में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या ओशन है, सदर्न ओशन प्रेजेंट है, वहां पर लैंड है ही नहीं, लैंड मास है ही नहीं, तो यहाँ पर ज्यादा आपको तुंद्रा वाला रीजन नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले, जैसे मैं बताया इस मैप में आपको सारा जो है आर्टिक वाले रीजन जो है अल्पा जो आर्टिक तुंद्रा है वो मिल जाएगा, ठीक है। कनाडा, अलास्का से लेकर कनाडा, ग्रीनलैंड, और ये यूरोपियन वाले रीजन फिनलैंड, नॉर्वे वाला, फिर ये रशिया का बहुत बड़ा एरिया, ठीक है। सदर्न वाले पार्ट भी देख सकते हैं। एंड अल्पाइन तुंद्रा ऑकर्स एट अ हाई माउंटेन अबव विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिक माउंटेन। इसमें बस डिफरेंस यही है, यहाँ पर ऑल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट आ जाता है, ठीक है। ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन के कारण अल्पाइन तुंद्रा कहा जाता है। तो found at all latitude, therefore alpine tundra shows day and night temperatures variation, ठीक है। तो आर्टिक जो टुंड्रा वाला रीजन है वहां पर तो डे नाइट वेरिएशंस बहुत कम मिलता है, लेकिन अल्पाइन टुंड्रा वहां पर आपको डे नाइट वेरिएशंस मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर डिफरेंस लैटिट्यूड का नहीं है, वहां पर हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। एंड जो फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट होता है आर्ट मतलब बेसिकली टुंड्रा वाले रीजन में क्या होता है, तो आपको क्या मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा कॉटन ग्रास मिलेगा, वहां पर बड़े पेड़ कुछ भी नहीं मिलेगा, बड़े पेड़ श्रब्स व्रब्स कुछ नहीं मिलेगा, सब छोटे छोटे हर्ब्स टाइप्स के मिलेंगे, जैसे कॉटन ग्रास हो गया, सेजेस, ड्रॉफियत, विलोज, बर्चेस एंड लाइकेंस, ठीक है। लाइकेंस ये सब जो है ज्यादातर मिलता है। एनिमल्स ऑफ तुंद्रा आर रेनडियर, ठीक है, मस्क ऑक्स, आर्टिक हेयर, कारिबूस, लेमिंग्स एंड स्क्विरल, ये सब मिल जाता है हम लोग को। कुछ कुछ दो तीन आपको प्लांट्स और एनिमल्स के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम लोग एलेंस रूल कहते हैं। तो जो मैमल्स प्रेजेंट होते हैं कोई भी ठंडी ज्यादातर रीजन में जहां पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, जैसे कि तुंद्रा रीजन में, उनका जो बॉडी साइज होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, बड़ा होता है। और उनका जो अपेंडेजेस होते हैं, जैसे कि कान वगैरह हो गया या पैर हो गया, ये सब जो होता है, और पूंछ जो हुई है, स्मॉल टेल होता है, स्मॉल ईयर होता है। तो ये क्यों होता है, ताकि इनका जो हीट लॉस हो वो मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि कान अगर बड़े होंगे तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो बाहर रिलीज आउट हो जाता है। तो ठंडी में क्या होता है, अपने बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हीट को अंदर ही रखना पड़ता है, ठीक है, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर ज्यादा बड़े कान होंगे तो क्या होगा, आपका हीट जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, आपको ठंड लग जाएगा, हाइपोथर्मिया के कारण आप मर सकते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर देखा गया मैमल्स जो प्रेजेंट होते हैं कोल्डर रीजन में, उनका जो ईयर्स होता है वो एज कम्पेयर टू बॉडी साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो आप देख सकते हैं जो नॉर्मली मिलता है रैबिट वगैरह, उसके कान कितने बड़े होते हैं, लेकिन जो आर्टिक हेयर है, जो आर्टिक रीजन में मिलता है वो उसके बहुत छोटे होते हैं। तो ये जो है, इसी रूल को कहा जाता है एलेंस रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे इकोसिस्टम, वो है हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये बहुत लेंदी है, इसी को हम लोग डील करेंगे। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी क्लासिफाई किया गया थ्री मेजर कैटेगरीज में, ठीक है। तो एक तो हो गया, ये कैटेगराइज जो किया गया ये लैटिट्यूडनल वेरिएशन में किया गया है। तो सबसे पहले आता है कनिफेरस, ठीक है, कनिफेरस सबसे ऊपर में आ जाता है, फिर उसके नीचे आता है टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट, और फिर आ जाता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन। फिर अगर ये तो हमारे मान लेते हैं ये हमारा इक्वेटर है, तो फिर अगेन क्या होगा, फिर ट्रॉपिकल होगा, फिर उसके बाद टेम्परेट होगा, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करना, उसके बाद जाके हमारा फिर कनिफेरस रीजन होगा। क्योंकि ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा तो मेजरली तीन टाइप के ही होते हैं फॉरेस्ट, कनिफेरस, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, ठीक है। अब इसी में ही क्या होता है, अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो
सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, जिसको बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो इस टाइप का आपको देखे होंगे। तो कोल्ड रीजन्स विथ हाई रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट विथ लॉन्ग विंटर्स एंड द शॉर्ट समर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द बोरियल फॉरेस्ट। तो रेनफॉल बहुत होता है, रेनफॉल, और यहाँ पर जो रेनफॉल होता है बेसिकली स्नोफॉल होता है, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट होता है, जो ठंडी होती है, काफी लेंदी होती है, 8-9 महीने के लिए जो है विंटर्स होता है। समर जो होता है, गर्मी का मौसम जो होता है, वो 2-3 महीना मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसको बोरियल कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहा जाता है। तो बोरियल फॉरेस्ट सॉइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय थिन पॉडसोल्स एंड आर रादर पुअर, ठीक है। तो पॉडसोल्स का मतलब क्या होता है, तो ये बेसिकली जो होती है यहाँ की जो मिट्टी होती है ग्रेइश कलर की होती है, ठीक है। और ये जो होता है बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड से रिच होता है, ठीक है। और ये जो होता है बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए बहुत हेल्पफुल नहीं होता, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत पुअर होता है, न्यूट्रिएंट पुअर होता है बेसिकली, ठीक है। और ग्रेइश कलर का, ग्रेइश व्हाइटिश कलर का जो है, ब्राउनिश कलर का ये सॉइल होता है बेसिकली। बोथ बिकॉज ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोसीड स्लोली in cold environment and because the litter derived from the coniferous needle-like leaf is decomposed very slowly and is not rich in nutrient। तो ये कारण है, क्योंकि ठंडी जगह है तो वेदरिंग जो प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है बाय द रॉक्स, वो बहुत स्लो होता है। जो लिटर का भी डिकम्पोजिशन होता है बहुत स्लो होता है। तो वहां पर ऑब्वियसली जो ह्यूमस है वो सॉइल में आता नहीं है, ह्यूमस मिनरल सॉइल में नहीं आता, नहीं आएगा तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट बढ़ेगा कैसे। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रेट स्लो होता है, इसी कारण से यहाँ का जो सॉइल होता है वो न्यूट्रिएंट पुअर होता है। तो यह एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो बहुत सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज जो है यहाँ पर ग्रो करते हैं, इस टाइप के जो क्रिसमस ट्रीज होते हैं लगभग वैसे ही टाइप के ग्रो करते हैं। और यहाँ के जो ट्रीज का जो लीफ होता है वो नेडल लाइक होता है, ठीक है, जो सुई के तरह से नोकीले होते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑब्वियसली इसीलिए होता है, जो स्नोफॉल होता है वो ट्री जो है वो गिर जाए, ठीक है। तो ट्रीज जो है वो इसी तरह से ऐसे ऐसे करके, मेनली ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो क्रिसमस वाले ट्रीज होता है वैसा ही होता है। These soils are acidic and are mineral deficient, जैसे मैंने बताया ऑर्गेनिक एसिड रिच होते हैं। एंड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे कि स्प्रूस, फायर, पाइन ट्रीज, ये सब जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर एनिमल जो है लिंक्स, वुल्फ, बियर, रेड फॉक्स, पॉक्यूपाइन, स्क्विरल, एम्फीबियन जैसे हायला, राना, ये सब जो है यहाँ पर जो है एनिमल्स भी मिल जाते हैं। तो 2-3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टेम्परेट, और टेम्परेट में भी सबसे पहला जो है हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट। तो कनिफेरस फॉरेस्ट के जस्ट नीचे ही हमें मिल जाता है हमारा टेम्परेट रीजन जिसको बोलते हैं। तो टेम्परेट रीजन का सबसे पहला जो है वो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट है कैरेक्टराइज बाय मॉडरेट क्लाइमेट एंड ब्रॉड लिफ्ड डेसिडुअस ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है, जो लीफ होते हैं वो काफी ब्रॉड होता है, एंड डेसिडुअस ट्रीज होता है। मतलब क्या होता है कि जब ये ड्राई सीजन होता है तो ये जो ट्रीज होते हैं अपना जो लीफ है वो शेड ऑफ कर देते हैं ताकि ये वाटर को कंजर्व कर सके, ठीक है। तो मेनली दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द ट्री, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। They shed their leaves in the fall and bear over winter and grow new foliage in the spring time, ठीक है। जब बारिश नहीं होता है, पानी की कमी होती है, तो ये लीव्स को अपना गिरा देते हैं, इसीलिए इसको डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। एंड सॉइल ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट आर पोडजोलिक एंड फेयरली डीप। तो ये भी जो होता है, जैसे मैंने बताया आर्टिक तुंद्रा वाले रीजन में उसी टाइप का ये भी, कनिफेरस वाले रीजन में उसी टाइप का ये भी सॉइल होता है। नेक्स्ट जो टेम्परेट आता है टेम्परेट फॉरेस्ट में वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो नाम ही सजेस्ट करता है कि ये जो होता है कि 12 महीने आपको एवरग्रीन ही, मतलब उस पर पत्ते आपको मिल जाएंगे। तो ये जो ट्रीज है ज्यादातर आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जो मेडिटेरेनियन सी है, यूरोप, फिर हमारा एशिया, और इधर में अफ्रीका, इसके बीच में जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो वहाँ का जो आसपास का जो कोस्टल एरियाज के जो क्लाइमेट उसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बोला जाता है, जहाँ पर क्या होता है वार्म एंड ड्राई समर होता है, समर में कोई बारिश नहीं होता है, थोड़ा गर्मी होता है। एंड बारिश होती है वो ज्यादातर विंटर्स में होती है। तो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की पहचान है। समर्स में बारिश नहीं होगा, गर्मी होगी, ड्राई होता है मौसम। और विंटर में क्या होता है, ठंडी तो ऑब्वियसली होगा ही, एंड साथ ही साथ में उस समय बारिश होती है। एंड फायर इज एन इम्पॉर्टेंट हैजर्डस फैक्टर जो होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट के समय, स्पेशली समर के समय में यहाँ पर आग लगने की, क्योंकि फॉरेस्ट ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है,
ठीक है, तो पत्ते हमेशा रहते हैं, ठीक है, और गर्मियों के टाइम में सूख जाते हैं पत्ते, तो ऑब्वियसली आग लगना बहुत ईज़ी होता है। तो इस यहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं वो फायर रेजिस्टेंट पेड़ बन चुके हैं। वो क्या होता है, जो सीड्स गिरते हैं वो जलने के बाद जो होता है आसानी से वो ग्रो भी करने लगते हैं। तो इस तरह से वो एडाप्टेशन हो गया वहाँ के पेड़ों का, ठीक है। तो ऑलिव जो ट्रीज होते हैं, ऑलिव ऑयल जिसको जैतून कहा जाता है, वो सारे जो पेड़ है, ग्रेप्स वगैरह, यहाँ पर बहुत सारे आपको हॉर्टिकल्चरल प्लांट जो है ज्यादातर आपको मेडिटेरियन रीजन में मिल जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। रेन फॉरेस्ट ऑब्वियसली ये जो है, ये भी अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो है, ये हमारा ऑल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट यहाँ पर भी है। ये टेम्परेट डेसिडियस सबसे ऊपर में आएगा, फिर टेम्परेट एवरग्रीन उससे नीचे आएगा, और टेम्परेट हमारा रेन फॉरेस्ट सबसे नीचे में आएगा, टेम्परेट जोन में अगर देखा जाए तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो है, ऑब्वियसली टेम्परेट रेन फॉरेस्ट एग्जिबिट अ मार्क्ड सीजनलिटी विद रिगार्ड टू टेम्परेचर एंड रेनफॉल। यहाँ पर जो है आपको गर्मी भी बहुत ज्यादा मिल जाएगी और साथ ही साथ ठंडी भी मिल जाएगी, और ऑब्वियसली यहाँ पर बारिश जो होती है, रेनफॉल इज वेरी हाई एंड फॉग में बी वेरी हैवी, ठीक है। यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। द बायोटिक, इसीलिए इसको रेन फॉरेस्ट कहा जा रहा है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। द बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इज हाई एज कम्पेयर टू द अदर टेम्परेट फॉरेस्ट। और जितने भी टेम्परेट फॉरेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी मिलती है वो यहीं पर मिलती है। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के लिए ही मैं बता रहा हूँ, पूरे फॉरेस्ट का नहीं मैं बता रहा हूँ, सिर्फ टेम्परेट फॉरेस्ट की अगर बात किया जाए तो टेम्परेट फॉरेस्ट में, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में आपको बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हो चुका है। नेक्स्ट जो तीसरा कैटेगरी है वो हमारा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी मिलती है, बायोडाइवर्सिटी मिलती है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, किसी भी हो, वो सबसे ज्यादा हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलती है, ये पूरे वर्ल्ड में ही, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑकर्स नियर द इक्वेटर, तो जो इक्वेटर वाले रीजन है, ठीक है, ये इक्वेटर है। ट्रॉपिकल किसको कहेंगे, जो हमारा ऊपर में है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड 23 डिग्री हाफ साउथ, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रीजन वाला है, ये जो पूरा जोन है इसी को हम लोग ट्रॉपिकल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा सब ट्रॉपिकल, और उसके बाद टेम्परेट जोन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इक्वेटर वाले आसपास रीजन में ज्यादातर टेम्परेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है, और मोस्ट डाइवर्स होता है, रिच कम्युनिटीज मिलेंगे यहाँ पर। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो है हमेशा हमेशा हाई रहता है, टेम्परेचर भी लगभग 37-40 के आसपास हमेशा टेम्परेचर रहेगा, एंड ह्यूमिडिटी 90% के अबाव हमेशा ही रहता है। रेनफॉल जो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता है, तो कब बारिश हो जाए कोई ठीक नहीं होगा, अभी धूप निकली है अभी बारिश हो सकता है। तो बहुत यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट होता है, ठीक है। एंड द एक्सट्रीम डेंस वेजिटेशन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिमेन वर्टिकली स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है बहुत बारिश होती है तो मॉइस्चर रहता है, तो ट्री जो है बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन मिलेगा ट्रीज का, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, है ना, तो जो कैनोपी बनाते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पेड़ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो with tall trees covering the vines, creepers, lianas, epiphytic orchids and bromeliads, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे एपिफाइट्स होते हैं जो प्लांट्स को ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं, तो वो सब क्रीपर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। Soil of tropical rainforest are red latosols and they are very thick, ठीक है। और ये जो सॉइल होता है, बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ लीचिंग मेक्स द सॉइल वर्चुअली यूजलेस फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह होता है, डिकम्पोजिशन रेट जो है वो भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि टेम्परेचर भी हाई है, ह्यूमिडिटी भी हाई है, तो जितना भी लीच होता है न्यूट्रिएंट का डिकम्पोजिशन सारा क्या होता है, लीच डाउन हो जाता है, बारिश होता है नीचे चला जाता है। तो ये जो सॉइल है, ये कहा तो जाता है कि मोस्ट फर्टाइल है, तभी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे उगते हैं, लेकिन ये जो है खेती बाड़ी के लिए उतना फर्टाइल नहीं है, ठीक है। ये जो है फॉरेस्ट के लिए ठीक है, लेकिन इट इज यूजलेस फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हम लोग फॉरेस्ट का सॉइल यूज नहीं कर सकते, ये रीजन है। बहुत बार पूछा जाता है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इतना ज्यादा एवरग्रीन, इतना बायोडाइवर्सिटी रिच है, तो उसका सॉइल क्यों नहीं यूज किया जाता एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, तो आप ये कारण बता सकते हैं। Undergrowth is restricted in many areas by the lack of sunlight at the ground level, ठीक है, क्योंकि इतना डेंस फॉरेस्ट होता है, इतना कैनोपी रहता है कि रोशनी जो है, सूरज की जो रोशनी होती है वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती, जमीन तक मिल ही नहीं पाते, तो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट ही नहीं मिल पाता है, तो वो
कंपटीशन इतना होता है कि वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर आपको बड़े-बड़े ही पेड़ वहाँ पर मिल जाएँगे। अब हम लोग फॉरेस्ट टाइप की बात करेंगे तो इंडियन फॉरेस्ट टाइप का आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में कौन-कौन से फॉरेस्ट टाइप्स हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लासिफिकेशन है व्हिच इज़ डन बाय चैंपियन एंड सेथ। ठीक है? तो चैंपियन एंड सेथ जो है ये दोनों प्रोफेसर्स ने मिलकर ये क्लासिफिकेशन किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है? तो इंडिया में कहा जाता है कि 16 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। ठीक है? माइन्यूटली ये बहुत डिटेल में ये स्टडी किया गया है। ठीक है? जनरली तो हम लोग 3 टाइप से पढ़े हैं, कॉनिफेरस, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। अब इसी के सब पार्ट्स जो हैं बेसिकली आपको सारे ही फॉरेस्ट के पार्ट्स आपको इंडिया में मिल पाएगा। तो इस इंडिया इज सो मेगा डाइवर्स। ठीक है? इंडिया इतना ज़्यादा रिच है। ठीक है? तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का है वो हमारा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है? तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, ठीक है? जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कराता है, हर 2 साल में कराता है। ठीक है? 2023 में हुआ था, 2025 में भी आएगा, हर 2 साल में ऑड ईयर्स में आता है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, आप उसमें डिटेल में समझ पाएँगे कौन-सा फॉरेस्ट कहाँ है, मैप भी अच्छे-अच्छे दिए रहते हैं, ठीक है? उससे रिलेटेड भी अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उससे रिलेटेड जो है उसके एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, ठीक है? कहाँ प्रेजेंट होता है तो ये वेस्टर्न घाट, निकोबार एंड अंडमान आइलैंड्स एंड ऑल अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। तो पता ही है ट्रॉपिकल रीजन है तो ऑब्वियसली ये जो हमारा ये क्या है हमारा ये जो रीजन है ये हमारा ट्रॉपिक में आ जाता है और बाकी का जो पार्ट है ये सब ट्रॉपिकल आ जाएगा। फिर उसके बाद तो ये हिमालयन रीजन्स मिल जाएंगे, है ना? तो ये पता क्लासिफिकेशन होना चाहिए क्योंकि ये तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, तो इसके नीचे ही हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। तो जो वेस्टर्न घाट है, निकोबार एंड अंडमान आइलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे मिल जाएगा। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन मतलब ये हमेशा ही वहां पर पत्ते आपको दिखने मिल जाएंगे, एवरग्रीन रहता है। तो ट्रीज जो होते हैं टॉल, स्ट्रेट एंड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। And the more common trees that are found are jackfruit, betel nut palm, जामुन, फिर मैंगो, ये सब मिल जाएंगे। फिर बहुत सारे फर्न्स जो है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स जो है, जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स में आता है। तो वो विथ वेरियस कलर्स एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्किड्स, बहुत सुंदर होते हैं ऑर्किड्स, ज्यादातर आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलेंगे, बहुत सुंदर होते हैं। ग्रो ऑन द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज। ठीक है? तो ये जो है आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत बहुत अलग अलग डाइवर्स के आपको फॉरेस्ट जो है आपको मिल जाएगा। इसीलिए ये जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हमारा ये बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट रीजन है और ये हमारा वेस्टर्न घाट और साथ ही साथ जो श्रीलंका के साथ जो बॉर्डर लगता है एंड इवन हमारा जो अंडमान एंड निकोबार सुंदरलैंड जो एरिया है वो भी क्या है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट रीजन है। तो बहुत वैरायटीज ऑफ वेजिटेशंस फॉरेस्ट टाइप जो है आपको इस रीजन्स में मिल जाएंगे, एक ही एरिया में बहुत अलग अलग टाइप से फॉरेस्ट मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आने वाले वीडियोस में बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारा है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है? ट्रॉपिकल वेट पड़ा था, अभी सेमी एवरग्रीन मतलब सेमी एवरग्रीन हम हमेशा 12 महीना वहां पर पेड़ में पत्ता नहीं नहीं रहता है। तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, ईस्टर्न हिमालय जैसे बताया वहीं पर आपको मिल जाएगा। बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंसेस हैं ये। एंड सच फॉरेस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ वेट एवरग्रीन ट्रीज एंड मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज का ये जस्ट बेसिकली मिक्सचर होता है। एंड ये भी फॉरेस्ट जो होता है काफी ज्यादा डेंस होता है जैसे एवरग्रीन ट्रीज आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर भी लगभग वही सेम टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ ट्रीज जो है मिल जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो सबसे ज्यादा जो इंडिया में मिलता है फॉरेस्ट और सबसे ज्यादा जो एरिया ऑक्युपाई करता है ये यही फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड थ्रू आउट द इंडिया, आपको हर जगह लगभग इंडिया में आपको ज्यादातर मिल जाएगा एक्सेप्ट इन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ठीक है? जो गुजरात, महाराष्ट्र उस टाइप वाला रीजन है, राजस्थान, वहां पर नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको पूरे इंडिया में मैक्सिमम जगह में मिल जाएगा। So the trees are tall, have broad trunks, branching trunks, and roots to hold them firmly on the ground. ठीक है? एंड सम ऑफ द टॉलर ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, इसीलिए इसको डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। एंड द लेयर ऑफ शॉर्टर ट्रीज एंड एवरग्रीन श्रब्स जो है अंडरग्राउंड आ जाता है क्योंकि धूप जो है आसानी से पहुंच जाता है क्योंकि
पत्ते छोड़ देते हैं। एंड दिस फॉरेस्ट में कौन-कौन से ट्रीज़ मिल जाएगा, तो साल का जो पेड़ है, टीक जो है, अलोंग विथ मैंगो, बैम्बू, रोज़वुड ये मिल जाएगा, ठीक है? तो साल, टीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो चंदन के पेड़ होते हैं, सैंडलवुड ट्रीज़ ये आपको मिल जाएगा। और ये जो है फर्नीचर, टिम्बर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बनाने में, साल और टीक के पेड़। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, जो पहले के जो रेलवे की पटरियाँ होती थी, उसपे जो बिछाया जाता था स्लीपर्स वगैरह, वो जो होता था ये टीक के पेड़ का ही बनाया जाता था। तो इतना मजबूत होता था ये। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे चौथा है वो लिटरल एंड स्वाम्प होता है। तो ये जो होता है बेसिकली थोड़ा दलदली एरिया होता है जहाँ पर पानी जो है जमा रहता है। तो लिटरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट आर फाउंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो सुंदरबन वाला रीजन, वहाँ पर आपको लिटरल एंड स्वाम्प रीजन मिल जाएगा जहाँ पर सुंदरी ट्रीज जो हमारे मैंग्रोव ट्रीज है ज्यादातर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं उसके रूट जो होते हैं, रूट जड़ें जो होती है काफी सॉफ्ट टिश्यू से बने होते हैं, इसीलिए वो जो होता है वो आसानी से जो है ऑक्सीजन ले सकता है, पानी के अंदर रहने के बावजूद भी वो ऑक्सीजन ले सकता है, ठीक है? तो इस टाइप ऑफ न्यूमेटोफोर्स जिसको कहा जाता है, ठीक है? ये तो बॉटनी का डिटेल में आ जाएगा, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंग्रोव्स वाला रीजन है वहां पर आपको ज्यादातर मिलेगा। तो ऐसी जगह में क्या होता है, पानी जो है हमेशा जमा रहता है और उसी के बीच में पेड़ जो है अलग अलग रहते हैं, ठीक है? एंड रूट्स भी यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू से बना रहता है जो आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है? तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ज्यादातर मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले रीजन में मिलता है, ठीक है? एंड द कैनोपी ऑफ द ट्रीज डज नॉट नॉर्मली एक्सीड 25 मीटर्स। तो बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं देखने मिल जाएंगे, 25 मीटर्स मैक्सिमम हाइट होती है। और यहाँ पर भी साल, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ अकाशिया एंड बैम्बू, ये जो है बबूल वबूल के पेड़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर छठा है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जो कांटे वाले होते हैं फॉरेस्ट, जिसमें आपको स्पाइन लगा होगा, ठीक है? कैक्टस वगैरह जो आ जाता है ज्यादातर, जहाँ पर सॉइल जो है ब्लैक सॉइल वगैरह मिलता है, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल साउथ इंडिया में भी मिल जाएगा। एंड द ट्रीज डू नॉट ग्रो बियॉन्ड 10 मीटर्स। यहाँ पर ज्यादातर जो ट्रीज होते हैं ज्यादातर श्रब लेवल का होता है, ठीक है? बहुत ज्यादा बड़े बड़े ट्रीज नहीं मिलते, कुछ जैसे जैसे खेजड़ी ट्रीज हैं जो राजस्थान वगैरह में मिलते हैं। तो स्प्रज, कैपर, कैक्टस ये सब जो है ज्यादातर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको कांटा कांटेदार जो पेड़ होते हैं वही बेसिकली थॉर्न होते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट। और बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर नहीं मिलेंगे, श्रब लेवल के ही आपको यहाँ पर पेड़ मिलेंगे। सातवां जो है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो ये कहाँ मिलता है, तो दे आर फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाले रीजन, जहाँ पर बारिश जो होती है वो कम होती है, ठीक है? वो उस वाले रीजन में मिलता है। एंड इट इज मेनली हार्ड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज विथ फ्रैग्रेंट फ्लावर्स, ठीक है? तो यहाँ पर फ्रैग्रेंट फ्लावर्स वाले आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सब का कैरेक्टरिस्टिक जो है थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है, कहाँ मिलता है और थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वही इंपॉर्टेंट है। फिर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ्ड फॉरेस्ट, ठीक है? तो ये ऑब्वियसली नाम सजेस्ट करता है, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, ट्रॉपिकल में नहीं। एंड ब्रॉड लीफ, जो इसके लीव्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं। तो फाउंड इन द ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स अलॉन्ग विद द साइलेंट वैली रीजन में भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे साइलेंट वैली जो है कहाँ है, जो नीलगिरी हिल्स है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला वाला जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है वहां पर आपको साइलेंट वैली मिल जाएगा। नेशनल पार्क भी है वहाँ पर। तो सिनामन, रोडोडेंड्रॉन, फ्रैग्रेंट ग्रासेस ये जो है यहाँ पर ज्यादा मिलता है। ईस्टर्न हिमालयाज जो है हमारा, जो अरुणाचल प्रदेश, असम वाला रीजन वहां मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, फॉरेस्ट फायर होते रहता है, तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ जो है बैडली इफेक्टेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च, चेरी ट्रीज जो है आपको इस रीजन में मिल जाएगा, ठीक है? एंड साथ ही साथ ऑर्किड्स, बैम्बू, क्रीपर्स ये भी मिल जाएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिफ्ट फॉरेस्ट। नेक्स्ट जो है नौवा है हमारा, वो है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पाइन फॉरेस्ट यानी जो हम लोग ड्राई फ्रूट्स अगर खाते हैं आप, तो चिलगोजा जो होता है बेसिकली, वो पाइन ऑयल भी मिलता है बहुत सारा। तो ये पाइन फॉरेस्ट होता है जो ज्यादातर पहाड़ी एरियाज में भी मिलता है। तो स्टीप ड्राई स्लोप्स ऑफ शिवालिक हिल्स, वेस्टर्न हिल्स, सेंट्रल हिमालयाज, खासी, नागा एंड मणिपुर हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर ये सारे पेड़ जो है, फॉरेस्ट जो है बहुत आसानी से मिलता है। तो अगर आपको घूमने का शौक है, फॉरेस्ट घूमने का स्पेशली शौक है, फॉरेस्ट के बारे में जानना होगा, तो ये सब जो है बहुत आसान है। तो अगर आप लाइव जाके देखेंगे ये सब,
हाँ, ऑब्वियसली पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन उसका जो लाइव जाकर वहाँ पे देखना, उसका अनुभव लेना बहुत अलग है। और ये अगर आप रियल आँखों से देखेंगे तो आपकी ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पूरा याद हमेशा ही रह जाएगा। ठीक है? एंड द ट्रीज़ प्रेडोमिनेंटली फाउंड इन दिस आर जो है वो चीर, ओक, रोडोडेंड्रॉन, पाइन ट्रीज़ जिसको ज़्यादातर मैं बताया। साथ ही साथ में कुछ साल के, आंवला के, लेबानन के जो है वो भी लोअर रीजन में, लोअर ऑल्टीट्यूड में ये मिल जाता है। हायर ऑल्टीट्यूड में आपको ये सभी जो है हमें चीर, ओक, रोडोडेंड्रॉन, पाइन यही सब ज़्यादातर मिलेगा। 10वां है हमारा सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है? तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्मली हैज प्रोलॉन्ग्ड हॉट एंड ड्राई सीजन एंड अ कोल्ड विंटर। ठीक है? मिल जाता है ज़्यादातर जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है। ठीक है? वहाँ पर यही मिलता है जहाँ पर गर्मी बहुत लंबी होती है, ठंडी जो है धीरे-धीरे कम हो रही है। एंड इट इज़ जनरली एवरग्रीन ट्रीज़ विथ शाइनिंग लीव्स एंड हैव अ वार्निश्ड लुक। ठीक है? जो लीव्स होते हैं चमकीले होते हैं। And these forests are found in the Shivalik Hills foothills of the Himalayas up to height of 100 meters. जैसे मैंने बताया जो देहरादून वाला रीजन है ना, उस दून वाले रीजन में आपको ये सारे जंगल जो है ज्यादातर मिल जाएंगे, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर नेक्स्ट आता है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। माउंटेन यानी माउंटेन वाले रीजन में है, तो ऑब्वियसली अब माउंटेन जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ईस्ट ऑफ नेपाल, जैसे अरुणाचल प्रदेश है ना, सिक्किम वगैरह उस वाले रीजन में है, रिसीविंग अ मिनिमम रेनफॉल ऑफ 2000 मिलीमीटर। बहुत ज्यादा बारिश होती है उधर मासम वाले रीजन में। एंड नॉर्दर्न इंडिया में 3 लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट मिल जाएगा। हायर लेयर इज मेनली कनिफेरस, फिर मिडिल लेयर जो होता है ट्रीज जो होते हैं वो डेसिडियस ट्रीज होते हैं, जैसे ओक के ट्रीज होते हैं। एंड लोएस्ट लेयर जो होते हैं वो रोडोडेंड्रॉन, चंपा के जो पेड़ होते हैं वो मिल जाएगा। तो नॉर्दर्न जो अरुणाचल प्रदेश वहाँ वो वाला रीजन है, वहां पर भी 3 लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट आपको दिख जाएगा एक ही फॉरेस्ट टाइप में। तो सोच सकते हैं इतना वैरायटी है। सदर्न रीजन जो हमारा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक वाला जो जंक्शन है, जो नीलगिरी हिल्स कहा जाता है, कुर्ग वाला रीजन जो है, द हायर रीचेस ऑफ केरला, द फॉरेस्ट इन द नॉर्दर्न रीजन्स आर डेंसर देन इन द साउथ। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है फॉरेस्ट डेंसिटी जो है डेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सदर्न इंडिया। नेक्स्ट हम लोग का 12 नंबर वाला है वो है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ये ज्यादातर हिमालयन रीजन में मिलेगा, ये साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा क्योंकि साउथ इंडिया में हिमालय नहीं है। लेकिन माउंटेन जो फॉरेस्ट है, पहाड़ी जो फॉरेस्ट कहा जाता है, तो देयर इज अ माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस। तो बहुत अच्छे से शब्दों को समझना पड़ेगा। माउंटेन यानी माउंटेनस, माउंटेन आपको कहीं भी मिल जा रहा है, साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में भी, इवन विंध्याचल वहां पर भी मिल जाएगा। लेकिन हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट वो ऑब्वियसली हिमालयन रीजन में ही मिलेगा। तो ये बेसिक बेसिक डिफरेंस है। द वेस्टर्न हिमालयाज टू द ईस्टर्न हिमालय, जो कश्मीर से लेकर लद्दाख वगैरह से लेकर जो अरुणाचल तक जाता है। ठीक है? वेस्टर्न सेक्शन जो है ब्रॉड लीव्ड ओक, ब्राउन ओक, वॉलनट, रोडोडेंड्रॉन्स है ना, अखरोट के जो पेड़ होते हैं वो मिल जाता है ज्यादातर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में। ईस्टर्न हिमालयस में रेनफॉल जो होता है काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं ज्यादातर डेंसर होता है, लशियर होता है। ठीक है? एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयास। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है? तो हिमालयन ड्राई टेम्परेट, यहाँ पर बारिश बहुत कम होता है। एंड जहाँ जैसे कि लाहौल स्पीति वाला रीजन है, किन्नौर जो बेसिकली जो तिब्बत बॉर्डर से लगता है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर सिक्किम वाला जो रीजन है, ठीक है ना, अदर पार्ट्स ऑफ द हिमालयस, प्रेडोमिनेटली यहाँ पर जो ट्रीज मिलते हैं वो कनिफेरस होते हैं, जो कोन शेप्ड का मैंने बताया, इस टाइप के जो पेड़ होते हैं ज्यादातर मिलते हैं वहाँ पर। अलॉन्ग विद दिस ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक, मेपल, ऐश वगैरह भी मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। एट हायर एलिवेशंस जो फायर, जुनिपर, दियोदार, चिलगोजा, जो पाइन की बात कर रहा था, ये पेड़ भी बहुत ज्यादा में मिलता है वहाँ पर। देवदार, ये सब जो पेड़ होते हैं एकदम लंबे लंबे सीधे सीधे होते हैं, तो मसूरी वगैरह साइड में भी आपको ज्यादातर मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सब अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है? तो ये अल्पाइन रीजन में आ जाता है, जो कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश का जो है। और अरुणाचल प्रदेश मैक्सिमम जो एरिया है ये चाइना बॉर्डर या तिब्बत बॉर्डर से लगा होता है, तो ज्यादातर जो आम पब्लिक है वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो ऑब्वियसली आर्मी ऑफिसर्स, बीएसएफ वगैरह वहीं पर वही लोग ज्यादातर देख पाते हैं, आम इंसान ज्यादातर देख नहीं पाया है। तो ये सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो अरुणाचल प्रदेश में बहुत मेगा डाइवर्स रिच है वो। ठीक है? हाइट जो होती है लगभग 3000 मीटर से 3500 4000 मीटर तक ये हाइट रहती है, अल्पाइन रीजन में आ जाता है। एंड वेस्टर्न हिमालयाज में जो है
लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश इवन, द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ मेनली जूनिपर, रोडोडेंड्रन, विलो का ट्री, ब्लैक करंट। ठीक है, ये पेड़ों का नाम है। विलो जिससे बैट बनता है, जिससे जैसे कि कश्मीरी विलो कहा जाता है, क्रिकेट का जो बैट बनता है इसी से बनता है। इन द ईस्टर्न पार्ट रेड फॉर, ब्लैक जूनिपर, बर्च, लार्च आर द कॉमन ट्रीज। ठीक है, तो ये बर्च का जो पेड़ है, ठीक है, बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, जो माचिस की जो तीली होती है उसको बनाने में होता है। फिर बहुत सारा जो अ, पेड़ पेपर बनाने में बहुत सारा यूज किया जाता है ना। फिर ड्यू टू द हेवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी द टिम्बर लाइन इन दिस पार्ट इज हायर देन इन द वेस्टर्न। ऑब्वियसली सब अरुणाचल प्रदेश असम वाले रीजन में क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। इवन म्यांमार वाला जो बॉर्डर एरिया वहां पर भी बारिश बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो density of the forest is much more as compared to the western part of the Himalayas. Next जो है moist alpine scrub है। तो ये scrub जो होता है बेसिकली जो ड्राई होता है, ठीक है, जो थॉर्नी वाला रीजन होता है उसको कहा जाता है। ज्यादातर आपको लद्दाख वाले रीजन में मिल जाएगा जहाँ बारिश बहुत कम होती है। Moist alpines are found along the Himalayas on the higher hills near the Myanmar border also. And it is low scrub, dense evergreen forest consisting mainly of rhododendron and birch. Mosses and ferns cover the ground in patches. This region receive heavy snowfall. ठीक है, तो स्नोफॉल इतना होता है कि बड़े बड़े पेड़ आपको नहीं मिलेंगे। ज्यादातर छोटे छोटे जो मॉसेस फॉर्न्स होते हैं, छोटे होते हैं, वही आपको ज्यादातर मिलेंगे। ठीक है, तो हेवी स्नोफॉल वाले रीजन में ये मिलता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा ड्राई एल्पाइन स्क्रब। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा है। ड्राई अल्पाइंस वो भी हाइट लगभग 3000 मीटर से लगभग 5000 मीटर तक होता है। एंड ड्रॉफ प्लांट्स प्रीडोमिनेंट। ड्रॉफ प्लांट का मतलब छोटे छोटे जो प्लांट जैसे मॉसेस, फर्न्स, लाइकेंस, यही सब ज्यादातर मिलेगा। ठीक है, ब्लैक जूनिपर, ड्रूपिंग जूनिपर, हनी सकल, विलो, ये सब भी मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा कम ऑल्टीट्यूड में मिलता है। ठीक है, 3000 मीटर में ये सब मिल जाएगा, लेकिन अगर 5000 मीटर के ऊपर जाएंगे तो डॉफ जो है, लाइकेंस वगैरह छोटे छोटे प्लांट जो है, कॉटन ग्रास, ये सब ज्यादातर मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया 16 के 16। ऑब्वियसली इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में आपको पता है, कौन सा स्टेट कहाँ है, किस टाइप का फॉरेस्ट मिलता है, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, घूमे फिरे हैं, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये। नहीं तो ये समझना और सारा याद करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होगा कि एटलस बुक लीजिए, मैपिंग, मैप सीखिए, ज्योग्राफी को अपना स्ट्रांग कीजिए, तो ये बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो सारे के सारे तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मेजर जो वैरायटीज है, कनिफेरस, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, इन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता होगा तो 16 के 16 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद हो जाएगा। बस आपको याद थोड़ा थोड़ा करना है। तो दो चार जो प्लांट्स के नाम है, ट्रीज के नाम है, वो बस आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है और इस वीडियो का जो आखिरी टॉपिक है वो डिफॉरेस्टेशन है। बहुत इजी टॉपिक है, यानी इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ द ट्रीज। हम लोग जो पेड़ जो काट देते हैं, ठीक है, और क्यों काट रहे हैं, क्या कारण क्या है पेड़ काटने का। तो बहुत सारा कारण हो सकता है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग ऑपरेशंस, यूज ऑफ वुड फॉर डोमेस्टिक एंड अदर पर्पसेस, सब जो है ये कारण जो है हमारा फॉरेस्ट को जो है पूरी तरह से बर्बाद करा। फिर बहुत ज्यादा कारण होता है, ओवर ग्रेजिंग भी वन ऑफ द कारण होता है। इंडस्ट्रीज के लिए तो सबसे ज्यादा जो अर्बनाइजेशन है। फिर एग्रीकल्चर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि खेतों को जो है वो क्लियर, मतलब फॉरेस्ट को पूरा क्लियर कर रहे हैं, और उसके बाद वहां पर खेती बाड़ी कर, जिसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या झूम कल्टीवेशन कहते हैं। ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, मैक्सिमम ट्राइबल एरियाज में ऐसे ही होता है, जहां पर पेड़ों को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, काट कर जलाया जाता है, और उसका जो ऐश होता है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, ताकि उसका न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाए। फिर वहां पर खेती बाड़ी किया जाता है, 2 3 साल तक खेती बाड़ी होता है। फिर उसका न्यूट्रिएंट लेवल कम हो जाता है, तो उस फिर रीजन को जलाकर फिर चले जाते हैं दूसरा रीजन में। फिर वो क्या करते हैं, वहां पर वही पेड़ों को काटते हैं, फिर वहां पर खेती बाड़ी करते हैं, फिर जला देते हैं। तो ऐसा चलते रहता है, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन कहता है। तो इसके कारण जो है फॉरेस्ट जो है उसका वो भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि बहुत सारे डैम्स बनते हैं। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज होता है कहीं पे, फिर जो नेचुरल कैलामिटीज के कारण भी बहुत सारा रीजन है, लेकिन ये सारे तो मैनमेड रीजन
है ना। मैनमेड रीजन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, फिर जो हम लोग फ्यूल वुड वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉजेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन तो पता चलिए, ये तो बच्चों वाली टॉपिक है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। फिर ये किस तरह से इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन अभी ऑब्वियसली करेंगे तो क्या होगा, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट होगा उसका जो राइज हो जाएगा, है ना। टूटे फूटे जो छोटे मोटे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर जो है पूरी इंडिया का, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे इंडिया का रिपोर्ट कहता है कि प्लेन्स रीजन में जो फॉरेस्ट कवर चाहिए वो 33% है, एंड जो हमारे हिली एरियाज में हिमालयन स्टेट में वहां पर 67% जो है हमें फॉरेस्ट कवर चाहिए, ठीक है। और इंडिया का लगभग फॉरेस्ट कवर अगर टोटल देखा जाए तो 23 के आसपास में, तो ये भी बहुत कम है, ठीक है। हम लोग को फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाना है, तो अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ऑब्वियसली ये तो कम होगा ही। फिर फॉरेस्ट रिसाइकल मॉइस्चर, है ना, क्योंकि ज्यादातर जहाँ फॉरेस्ट होता है तो वहां से क्या होगा, वो वाटर वेपर निकलता है, फिर ट्रांसपीरेशन होता है, फिर वहां पर और क्लाउड्स बनता है, फिर बारिश होता है। तो ये जो वाटर साइकिल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉइस्चर को रिसाइकल करने में। तो अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो ये सब कैसे होगा, है ना। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो रिजल्ट इन द इमीडिएट लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल, जिससे बताया बारिश ही नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल हो धीरे धीरे और नीचे 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 जलते जाएगा। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन नेचुरल रीयूज साइकिल इज ब्रोकन। तो पूरा जो साइकिल है, और जो भी स्पीसीज जो है, प्लांट्स एनिमल्स अदर स्पीसीज जो डिपेंडेंट है उस फॉरेस्ट पे, वो सब का जो है वो पूरा तरह से पूरा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो भी डिपेंडेंट है। इवन जो ह्यूमन बींग्स है जो डिपेंडेंट है डायरेक्टली, जो ट्राइबल्स लोग हैं जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं उस फॉरेस्ट पे, रहते हैं वहां पर, तो उनका भी जीवन यापन कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो कुछ लोगों को ग्रीड के कारण जो है मैक्सिमम लोगों को दिक्कत फेस जो है करना पड़ रहा है। फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये सब सुनने आ रहा है, तो ये बढ़ते जाएगा। क्योंकि अगर प्लांट होता तो कार्बन डाइऑक्साइड को सारा इनटेक कर लेता, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को कम करके रखता। तो ऑब्वियसली ये नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ मच ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज, ज्यादातर ये जो है बेसिकली यूरोपियंस जो ब्रिटिशर्स के टाइम में था, यही तब से ही शुरू होते आ रहे हैं। जो फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होना ये तभी से चलते आ रहा है, और अभी भी हम लोग वही चीज हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। द ऑब्वियस रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोशन, तो अर्बनाइजेशन के नाम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में हो रहा है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है, जो पहले हुआ करता था 40-50 साल पहले, और अभी का सिचुएशन देखेंगे तो बहुत खराब है। बहुत सारा फॉरेस्ट है जो पूरी तरह से ही खत्म हो चुका है, वो पूरा एक डेजर्ट बन चुका है। तो आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा डिजर्टिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो और किस तरह से हम लोग कॉम्बैट कर सकते हैं डिजर्टिफिकेशन का। फिर जो लार्ज नंबर ऑफ abundant mines है are lying bad shapes and under the extensive gully erosion leading to degradation of the habitat। फॉरेस्ट क्या करता है, पेड़ पौधे जो होते हैं सॉइल को होल्ड करके रखता है, वाटर लेवल को रिचार्ज करके रखता है। तो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो सॉइल को होल्ड कौन करेगा, तो आसानी से क्या होगा, उनका भी इरोशन होता है, तो सॉइल इरोशन भी होता है। धीरे धीरे जो है वो बंजर जमीन बनते लगता है। तो डिफोरेस्टेशन अफेक्ट बायोटा, नेबरिंग इकोसिस्टम, सॉइल इरोशन, लैंड डिग्रेडेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर चैनल, पॉल्यूशन, स्कार्स, हर कुछ बहुत 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 तरह से हम लोग को जो है प्रभावित करता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके आप पेड़ लगाएं। कोई भी अब फंक्शंस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उसमें पेड़ लगाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम लोग अलग जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी सजेशन और डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।